हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। और आज हम कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस देखेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और फिर हम उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिवास्टेशन बाय साइक्लोन अम्पन हैज़ क्रिएटेड डबल बर्डन ऑन अफेक्टेड स्टेट्स, एक्सप्लेन। तो चक्रवात अम्पन द्वारा तबाही ने प्रभावित राज्यों पर दोहरा बोझ पैदा किया है, इसे हमें समझा कर लिखना है। इसके लिए हम द हिंदू प्लस डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स को पढ़ के यहाँ से हम आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द करंट फ्लेयर अप्स एट LAC आर इंडिकेटिव ऑफ एग्रेसिव चाइना सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिलिट्री बेस एट मालदीव्स एंड डिस्प्यूट्स विद नेपाल। इट कन्फर्म्स द कंप्लीशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल अराउंड इंडिया। कमेंट। तो LAC पर मौजूद टकराव एक आक्रामक चीन का संकेत है। मालदीव में सैन्य अड्डे और नेपाल के साथ विवादों के संदर्भ में अगर इसे देखा जाए तो यह भारत के चारों ओर मोती के तारों का पूरा होने की पुष्टि करता है। टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, उसके साथ साथ LAC का अभी जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो, उसके साथ साथ नेपाल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तीनों चीज़ें लिखनी है। तो इसके लिए हम मल्टीपल सोर्सेस को देखेंगे। द हिंदू देखेंगे, हम ORF देखेंगे, उसके अलावा एक और यूरेशियन न्यूज़ करके आता है, वहाँ से भी हम एक आर्टिकल को देखेंगे, वहाँ से मिला करके हम इस आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। GS पेपर 3 का एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन must not degenerate into re-regulation that unduly favors large-scale consolidation and channel control by erecting new barriers to entry and operation of agro-commercial MSME। कमेंट। मतलब प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विनियामक सुधार को पुनः विनियमन में नहीं बदलना चाहिए, जो कृषि व्यवसाय के MSME के लिए प्रवेश और संचालन के लिए नए अवरोध खड़ा करे। तो इसको हमें अगेन इसके ऊपर टिप्पणी करनी है। ये आर्टिकल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और यहाँ से हम इस आर्टिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम बात कर रहे थे कि हमें जो है आज पहले वाले क्वेश्चन में देखना है कि डबल जो है प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई है अम्पन की वजह से। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोविड का खतरा तो है ही, उसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम है वो हो गई आपकी, जो लाइफ का डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है अम्पन की वजह से, उससे जो है खतरा बढ़ जाता है। अब देखिए, जो कुछ एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि वाटर लॉगिंग से कोविड फैलने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सीवेज वाटर में और बायोमेडिकल वेस्ट भी जो है पानी में मिल जाएगा, और जब बायोमेडिकल वेस्ट इस वाटर लॉक्ड पानी में मिल जाएगा तो वायरस स्प्रेड होने का खतरा बढ़ जाता है। 18 घंटे से ज़्यादा जो है हो चुके थे साइक्लोन अम्पन को आए हुए जब ये आर्टिकल लिखा गया था उस वक्त, और सिटी जो है ट्राई कर रहा था नॉर्मलेंसी को रिस्टोर करने के लिए। कम्युनिकेशन नेटवर्क उखड़ गए थे, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स डिस्कनेक्ट हो गए थे, और लोगों की ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन लोगों की जो डेली की ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई थी। साइक्लोन वैसे ही मूव किया जैसे जो इसको प्रेडिक्ट किया गया था IMD के द्वारा, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी कोशिश की थी बिल्कुल कि IMD के एडवाइजरी को यूज़ करके सारे एस्टैब्लिशमेंट को क्लोज़ कर दे, पब्लिक मूवमेंट सिटी में बार कर दिया जाए, जिस वजह से काफ़ी सारी जिंदगियां बच गई हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट जो है पॉइंट आउट करते हैं कि अगर वाइड स्प्रेड वाटर लॉगिंग होती है तो उससे कोविड-19 के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। रीज़न ये है कि बायोमेडिकल वेस्ट आपका जो है पानी के साथ वेस्ट वाटर के साथ मिल करके, और ये जो है अब बहुत ज़्यादा वायरस के पनपने की स्थिति पैदा कर देता है, और इसकी वजह से इन्फेक्शन के रेट्स जो है बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि बायोमेडिकल वेस्ट को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया है और वो वाटर के साथ मिक्स कर सकता है, जिसकी वजह से वायरल स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को, मतलब वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को ये आदेश दिया है कि वो एक कमेटी फॉर्म करें जिससे कि CPCB की गाइडलाइंस को कंप्लाई किया जा सके, और ये इंश्योर हो कि आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट है ये पानी के साथ ना मिले। तो टोटल नॉर्मलेंसी होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, और 3000 से ज़्यादा ट्रीज़ जो है अप्रूव हुई हैं। 34 टीम जो है राउंड द क्लॉक काम कर रही है नॉर्मलेंसी रिस्टोर करने के लिए। सिविक ऑफिशियल्स का कहना है कि 1000 से 2000 ट्री पूरी तरह से अप्रूव हुई हैं,
कम से कम 100 जो है मैदान एरिया में हुई है, जिस एरिया को लंग्स ऑफ द सिटी कहा जाता है। कुछ और ऑफिशियल्स का कहना है कि वाटर लॉगिंग जो है काफ़ी ज़्यादा थी लो लाइंग एरियाज़ में, कोलकाता के नॉर्थ और कोलकाता के साउथ में। इसीलिए यहाँ पे जो वाटर लॉगिंग है ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है और इन्फेक्शंस को ट्रिगर कर सकती है। साइक्लोन अम्पन की अगर बात करें तो उसने लैंडफॉल जो है सागर आइलैंड के आसपास लिया था और ये सुंदरवंश में लाई करता है। अगर हम सुंदरवंश की बात करें तो सुंदरवंश जो है इनकम्युनिकाडो हो गया है, मतलब कोई भी यहाँ से खबर नहीं आ रही है। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये आपका सुंदरवंश एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि इकोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। आई जो थी साइक्लोन की वो काफ़ी क्लोज से पास होकर के गई थी कोलकाता सिटी के, ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर दूर थी सिटी सेंटर से। और इसको जो है आईएमडी के द्वारा बताया भी गया था कि कोलकाता के पास से आई साइक्लोन की गुजरेगी। पिछले एक दशक से अगर हम बोलें 1999 से पहली बार जो है इतनी तेज़ साइक्लोन आया है, सुपर साइक्लोन 1990 के बाद 9 के बाद देखा गया है। और इससे पहले जो है साइक्लोन आइला आया था, जिसने बहुत ज़्यादा जो है सिविक अथॉरिटीज़ को परेशान किया था। आइला जो है एक डीप डिप्रेशन था बे ऑफ बंगाल में, और उसने बंगाल को जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था 2009 में। आईएमडी के सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि अम्पन जो है फियर्सेस्ट स्टॉर्म था सिटी में पिछले कुछ दशकों में। लॉकडाउन से रिस्क ऑफ कैजुअलिटी घट गई है और सिटी जो है पहले से ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ है सिटी में। फॉर एग्जांपल ट्री के अप्रूट होने का, बिल्डिंग्स को डैमेज, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को डैमेज, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। मैक्सिमम जो विंड स्पीड दर्ज की गई थी सिटी के अंदर वो 133 किलोमीटर पर आवर की थी दमदम में, और 114 किलोमीटर पर आवर की थी अलीपुर के आसपास। अब हमने जो डाउन टू अर्थ में पढ़ा था उसको अगर हम इसके साथ रिलेट कर दें तो हमारा आंसर अच्छा बन जाएगा। डाउन टू अर्थ से 2 टेकअवेज थे। पहला टेकअवे था कि जो वाटर लॉगिंग है उससे क्या हो सकता है, उससे बायोमेडिकल वेस्ट जो है वेस्ट वाटर के साथ मिल करके वायरस के पनपने का खतरा बढ़ा सकता है। तो हमें बस इतना ही पढ़ना था डाउन टू अर्थ में से। अब हम यहाँ से कुछ चीज़ों को ले लेंगे आंसर को अच्छा बनाने के लिए। तो ट्रेल ऑफ डेथ एंड डिवास्टेशन जो साइक्लोन अम्पन ने छोड़ा है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, उसने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि हमारे जो ईस्ट कोस्ट है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, और यहाँ पे कोई भी साइक्लोन अगर तेज़ हो जाता है तो उससे खतरा बहुत बढ़ जाता है। कम से कम 72 लोग मरे हैं वेस्ट बंगाल में, और नॉर्मल लाइफ पूरी तरह से पैरालाइज हो गई है। हमने देखा था 4 मिलियन के आसपास लोग अफेक्ट हुए हैं कलकत्ता में। अम्पन एक टेरेबल डिज़ास्टर होगा, ये पहले से ही एंटिसिपेट किया गया था, ये हमें पहले से ही पता था, और लोग उसी तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे। प्रिपरेटरी मूव्स जो है नेशनल एंड स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस यूनिट्स के द्वारा लिए गए थे। उसमें बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो है इंक्लूडेड थे। पहली चीज़ इवैक्यूएशन किया गया था 3 लाख से आसपास के लोगों का। बैकअप पावर जो है अरेंज की गई थी। लोगों को वार्न किया गया था कि वो कोस्ट से दूर रहें, अपने घरों के अंदर रहें। फिर स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स को डेजिग्नेट किया गया था रहने के लिए, और साइक्लोन शेल्टर्स को जो है बनाया गया था जिससे कि कम से कम 1 हफ्ते तक लोग रह सकें, और वहाँ पे कुक्ड फूड की कम से कम 1 हफ्ते तक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अब जो लाइफ को जो डैमेज हुआ है वो चाहे कितना भी कम हो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। अगर किसी एक व्यक्ति की भी जान चली जाए किसी भी चीज़ से तो काफ़ी सिग्निफिकेंट ये लॉस होता है। इस बार भी कोई डिफरेंस नहीं है, 72 लोग गए हैं तो ये भी एक सिग्निफिकेंट लॉस है। उसके अलावा अब जो एडिशनल चैलेंज हुआ है वो ये है कि बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग क्राउडेड शेल्टर्स में डाल दिए गए हैं, और इससे जो है वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमने 2 एरियाज़ में देखा कि वायरस के फैलने का खतरा 2 चीज़ों से हो सकता है। पहली चीज़ वाटर लॉगिंग प्लस आपका बायोमेडिकल वेस्ट। दूसरी चीज़ आपका जो है कोविड, ये जो आपके साइक्लोन शेल्टर्स हैं इसमें जो है खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। तो ये एक रीज़न है जहाँ पे हम आने वाले टाइम पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में एकदम केसेस में स्पाइक देख सकते हैं। साइक्लोन ने का जो वार्निंग सिस्टम है इसने बहुत ज़्यादा एडवांसेस किए हैं, बट अभी भी ज़िंदगियाँ काफ़ी ज़्यादा खतरे में अभी भी टिकी हुई हैं।
अगर हम उड़ीसा और बंगाल की बात करें तो यहाँ पे इस वक्त माइग्रेंट्स बहुत सारे वापस आए हैं। माइग्रेंट्स जो है काफ़ी सारे वेस्ट बंगाल के माइग्रेंट्स बाकी स्टेट्स में काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से वो लोग वापस जो है बहुत लंबी लंबी जर्नीज़ करके आए हैं। बहुत सारे लोग पैदल चल के वापस आए हैं। और जब ये माइग्रेंट्स वापस आए हैं तो इनको जो है क्या फेस करने को मिला, इनको साइक्लोन अम्पन फेस करने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। एंड कुछ वाइटल एक्टिविटी जैसे कि फंक्शनिंग ऑफ कोलकाता एयरपोर्ट ये रिस्टोर कर दिया गया था। उसके अलावा एसेंशियल्स का जो मूवमेंट है वो फैसिलिटेट किया गया था और एडिशनल एनडीआरएफ के पर्सोनल्स जो है डिस्पैच किए गए थे जिससे कि नॉर्मलेंसी रिस्टोर की जा सके। चैलेंज ये है कि हमें प्री फैब्रिकेटेड फैसिलिटीज़ और सेफ शेल्टर्स लेने होंगे आउटलाइंग एरियाज़ में, जैसे कि सुंदरबंस हो गया। और हमें जो है ऑफ दी शेल्फ सॉल्यूशंस लाने होंगे मोबाइल सोलर पावर को मोबिलाइज़ करने का और बैकअप पावर को मोबिलाइज़ करने का। उसके अलावा कम्युनिटीज़ को सेफ रखने का। तो हमें सैनिटेशन का ख्याल रखना है, पावर का ख्याल रखना है कि पावर ना हो, लॉस हो और मिनिमल डैमेज होना चाहिए। ये चीज़ हमें ख्याल रखनी है लोगों की, जिससे कि वायरस ज़्यादा ना फैले। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये वाला आर्टिकल देखेंगे, कीपिंग द पीस। तो इंडिया और चाइना जो है अपने टेंशन्स को एंड कर सकती है अगर वो LAC को क्लैरिफाई कर ले तो। अभी देखिए 4 इंसिडेंट्स हुए हैं LAC के आसपास पिछले कुछ हफ्तों में। 9 मई से अगर आप देखेंगे तो लगातार 4 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। पहला केस आपका पांगोंग सो में गया है, ये लद्दाख में है। उसके अलावा आपका जो है केसेस यहाँ पे 2-3 केसेस यहाँ पे लद्दाख से रिपोर्ट किए गए हैं। एक सिक्किम में हुआ था नाकुला पे। तो यहाँ पे जो एक एग्रेसिव टेंडेंसी हमने देखी है चाइनीज़ की, और स्कफल्स फिस्ट फाइटिंग वगैरह हुई थी इन एरियाज़ में। पिछले 3 सालों में ये जो एक स्टैंड ऑफ देखा गया, ये डोकलाम के बाद एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ है। इससे पहले जो है पिछले 3 सालों में काफ़ी नॉर्मलेंसी आई थी। दोनों कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, दोनों ने ये एग्री किया था कि जो हमारे म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं इनको हमें एस्केलेट नहीं होने देना है, इनको हमें बढ़ने नहीं देना है, और जो भी लोकल लेवल है, ग्राउंड लेवल है, वहीं पे हमें सॉल्व करना है। अब इसीलिए जो है डिटेल प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे 2005 से 13 के बीच में, और उन प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है जब भी कोई डिस्प्यूट आता है, जब भी कोई स्कफल होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन चीज़ों को यूज़ करके हम डिस्प्यूट को डी एस्केलेट करने की कोशिश करते हैं। अब फिलहाल क्या हुआ था कि ट्रूप्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंटेस्टेड जोन में की गई थी, और वहाँ से जो है दोनों कंट्रीज़ के ओवरलैपिंग क्लेम्स की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। इंडिया के जो चीफ आर्मी जनरल हैं जनरल मनोज नरावने, इन्होंने जो है टेम्परेचर्स को कूल करने की कोशिश की थी 14 मई के अपने स्टेटमेंट से, और कहीं ना कहीं इंडिया का स्टैंड जो है काफ़ी हद तक क्लियर किया था, और ये भी बताया था कि इंडिया को इस तरह के डिस्प्यूट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाइना ऑन दी अदर हैंड काफ़ी अनहेल्पफुल है और बहुत सारे डिस्प्यूट्स को कंटिन्यूअली रेज कर रहा है। 19 मई को चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इंडियन आर्मी को एक्यूज़ किया था कि इंडियन आर्मी यूनिलेटरली LAC का स्टेटस चेंज करने की कोशिश कर रही है। अब इन्होंने किस बात पे कहा था, अभी हम मैप से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली आई है। तो अगर हम पांगोंग सो की बात करें तो यहाँ पे ये पांगोंग सो लाई करती है। ये अक्साई चीन का एरिया है जो चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। ये इंडियन ऑक्यूपाइड मतलब इंडिया वाला हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर का, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK है। अब अगर हम पांगोंग सो की बात करें, ये देख रहे हैं आप, ये इसको हमने थोड़ा सा एक्सपैंड किया हुआ है यहाँ पे। तो पांगोंग सो लेक है ये, और इसमें ये जो चीज़ें निकली हुई हैं इनको फिंगर्स कहा जाता है। ये फिंगर्स कही जाती हैं। अब इन फिंगर्स को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट है। ये हमारा फिलहाल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है जो LAC पे लाई करता है, मतलब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इस लाइन के राइट हैंड साइड आपका चाइना लाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड इंडिया लाई करता है। अब जो रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वो ये है, मतलब लेह से लेह को कनेक्ट करेगा रोड, और ये वाला जो रोड कंस्ट्रक्शन है अब आप देख सकते हैं कि ये इस वाली फिंगर के आसपास होकर के गुजरता है। फिंगर नंबर 2-3 इन फिंगर्स के आसपास होकर के गुजरता है। अब फिंगर 3 को जो है चाइना क्लेम करता है कि फिंगर 3 उसके अधिकार क्षेत्र में है। फिंगर 3 ये देखिए, यहाँ पर फिंगर 3 है, इस एरिया को हम फिंगर 3 कहते हैं। तो ये चाइना क्लेम करता है कि फिंगर 3 चाइना के एरिया में है, और क्योंकि हमारा रोड यहाँ से जा रहा है तो चाइना ने अपने जो रीइंफोर्समेंट्स वगैरह बना लिए हैं और हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन है रोड का उसको ब्लॉक करने की कोशिश की है।
इंडिया कहता है कि जो LAC है वो फिंगर 8 से लाई करती है, तो फिंगर 8 इधर के आसपास लाई करता है, तो यहाँ से आपकी LAC हुई। तो यही आपका डिस्प्यूट आ रहा है। एक बार अच्छे से और हम फिंगर्स को देखेंगे। ये देखिए, ये आपका फिंगर 3 है, जहाँ जिसको जो है इंडिया क्लेम करता है कि ये इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है और चाइना इसको क्लेम करता है। ये जो एरियाज़ निकले हुए हैं इनको जो है फिंगर्स कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा जूम्ड इन मैप है ये, और इसीलिए जो है आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। ये आपकी पोंगोंग सो रिवर है और इसके आगे चल के, मतलब ये पूरा एरिया इंडिया क्लेम करता है कि ये इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है। और थोड़ा सा आगे चल के, क्योंकि ये फिंगर शेप्ड आपकी जो लेक है, तो इधर की साइड आपका चाइना लाई करता है, इधर की साइड इंडिया लाई करता है। तो इंडिया जो रोड बिल्ड कर रहा है वो अपने एरिया में ही रोड बिल्ड कर रहा है, जिस पर चाइना को ऑब्जेक्शन आया है। तो ये जो स्टैंड ऑफ है लद्दाख में, ये जो है चाइना के द्वारा इसलिए हुआ है क्योंकि चाइना के द्वारा ट्रिगर किया गया है ट्रूप्स के मूवमेंट को बढ़ा करके, और हम जो रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे फिंगर 3 के आसपास, उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है चाइना के द्वारा। इंडिया ने दारबुक शायोक डाउलट ओल्ड बेक ओल्डी रोड जो है बिल्ड कर लिया था, जिसको DBO रोड कहा जाता है, और ये रोड लेह को काराकोरम पास से कनेक्ट करता है। तो इसी रोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपका पांगोंग सो लेक के आसपास होकर गुजरता है। ये रोड आपका 16,000 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है इंडिया के द्वारा। बॉर्डर, अगर इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो टेंशन्स जो है चेंजिंग डायनामिक्स को पॉइंट आउट करती हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और ये जो है डायनामिक चेंजेस है। LAC की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अपग्रेड कर किया है अपने रोड्स को, क्योंकि यहाँ पे चाइना ऑलरेडी जो है एक एडवांटेज लेता है टेराइन के फॉर्म में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में भी। अब अगर आप चाइना के एरिया को देखेंगे तो इंडिया का जो एरिया है वो लेक के इस साइड है, नीचाई पर स्थित है, और चाइना का एरिया इस लेक के उस साइड है। ठीक है, ये चाइना का एरिया जो है लेक के राइट हैंड साइड है और इंडिया का एरिया चाइना के लेक के लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड होने की वजह से ये थोड़ा सा डीप डिप्रेशन वाला एरिया है और ये थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है। तो चाइना यहाँ से रह करके इंडिया के अंदर सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकती है। ये इसको टेरेन वाइज एक एडवांटेज मिला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाइना ने बहुत ज़्यादा बिल्ड किया हुआ है, सारी रोड्स वगैरह बिल्ट हैं, इवन यहाँ पे बोट्स वगैरह चाइना यूज़ कर रहा है। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और टेरेन भी से भी एडवांटेज चाइना को मिलता है। अब चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि इंडिया को कोई हक नहीं है वो एक्टिविटी करने का जो चाइना ऑलरेडी कर चुका है। मतलब कि ये जो डिस्प्यूट आया सारा रोड के कंस्ट्रक्शन पे आया है, तो चाइना कहती है कि आप ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में रोड बिल्ड कर रहे हैं, ये अलाउ नहीं होगा, जबकि चाइना खुद अपने एरिया में रोड बिल्ड कर चुका है। तो चाइना यहाँ पे हकों की अगर बात करता है तो इंडिया को वो राइट यूज़ करने से मना कर रहा है जो ऑलरेडी जिस राइट को वो अपना यूज़ कर चुका है। इंडिया अपने राइट्स के अंदर में काम कर रहा है जब वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैरी ऑन करता है। दिल्ली को ये बीजिंग को याद दिलाना होगा, मतलब इंडिया को बीजिंग को याद दिलाना पड़ेगा कि कभी भी आपको नेगोशिएट करना है तो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि दोनों साइड्स जो है राइट टू म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी को रिकॉग्नाइज करें। मतलब कि अगर आपके पास जो है सिक्योरिटी के लिए आपने रोड्स बिल्ड किए हैं तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि इंडिया भी इक्वली जो है रोड बिल्ड कर सकता है अपनी सिक्योरिटी को बीफ अप करने के लिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे कोल्ड वॉर में होता था कि एक कंट्री जो है वेपन्स बना लिया, वेपन 1, तो दूसरी कंट्री भी वेपन 2 बनाती थी और ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करके रखते थे। ये गेम थियरी का एक हिस्सा होता है। इसी तरह से अगर आपको स्ट्रैटेजिकली गेम खेलना है, मतलब अगर आप मिलिट्री गेम्स की बात करें तो मिलिट्री गेम्स के एरिया में अगर कोई आपकी एनिमी कंट्री ने इक्वल कुछ स्टेप लिया है या कोई भी ऐसी कंट्री है जहाँ से आपका कोई डिस्प्यूट है, उसने कोई बॉर्डर के पास स्टैंड लिया है और आप नहीं लेते हैं, तो आप एक स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज वाली पोजीशन में चले जाएंगे। तो इसीलिए हमारे पास पूरा हक है कि हम वो सारे काम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करें जो चाइना ऑलरेडी कर चुका है, और इक्वल सिक्योरिटी का जो राइट है वही हमें रोड बिल्ड करने का भी हक देता है। तो इमीडिएट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो अपने जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं उनको यूज़ करके थोड़ा सा पीछे हट जाएं और ये डोकलाम जैसा स्टैंड ऑफ रिपीट ना होने दें। फ्लैग मीटिंग्स जो ब्रिगेड कमांड्स के बीच में हुई थी वो इनकन्क्लूसिव हो गई, वहाँ से कोई हल नहीं निकला है। इस तरह के इंसिडेंट्स ये हमें अंडरलाइन करते हैं कि LAC की सिचुएशन बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है। इंडिया और चाइना को ये करंट सिचुएशन ग्रैस्प करनी चाहिए और इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ करके LAC के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, जिससे कि LAC से रिलेटेड अगेन कोई ऐसी डिस्प्यूट आगे ना आए।
क्लैरिफाई कर LAC अगर हम कर लेते हैं तो उससे हमें एक फ्रेश इम्पेचस मिलेगा जो भी हमारे बाउंड्री टॉक्स हैं उनको रीस्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा LAC का अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो माइनर एडजस्टमेंट करने होंगे दोनों कंट्रीज़ को, और इससे जो है शैडो बॉक्सिंग मतलब जो आपका आर्मी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जहाँ पे अनआर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स थी, फिस्ट फाइट हुआ था, मुक्केबाजी हुई थी दोनों तरफ से, जहाँ से बहुत सारे सैनिक दोनों साइड के हर्ट हुए थे, तो इस तरह की जो शैडो बॉक्सिंग है ये ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है वो है चाइनीज़ मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशियन नियर मालदीव्स टू कंप्लीट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अराउंड इंडिया। तो हमने जो मालदीव्स वाली बात की थी और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली बात की थी उसको हम यहाँ से देखेंगे। चाइनीज़ का एक मिलिट्री बेस बना है मालदीव्स के आसपास जो कि इंडियन ओशियन में लाई करता है, और ये अगर इसको रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, अगर इसको हम बिलीव करें एज ए रियल सेंस में देखें, तो एक मिलिट्री बेस इंडियन ओशियन में इंडिया के ऑलमोस्ट 8 नॉटिकल माइल्स के आसपास होना एक अपने आप में खतरे की घंटी है, और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो कंसर्न्स है इंडिया की उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। तो इंडिया के लिए जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ की जो सिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रैटेजिक एरिया ये इसका काफ़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। न्यू दिल्ली मालदीव्स को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कंसिडर करता है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा एरिया जो हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है और जो हमारे इस इन्फ्लुएंस के अंदर रहना चाहिए। तो क्या चाइना कंस्ट्रक्ट कर सकता है मिलिट्री बेस को इंडियन ओशन में? लेटेस्ट जो सैटेलाइट इमेज कैप्चर की गई है और उससे पहले कुछ अर्ली रिपोर्ट्स आई थी यूरेशियन टाइम्स के द्वारा, वहाँ पे एक चाइनीज़ को जो लीज़ किया गया था मालदीव में आइलैंड जिसका नाम है फीदो फिनलू आइलैंड, उसमें काफ़ी ज़्यादा फेसलिफ्ट हुआ है। इस आइलैंड को लीज किया गया है 2066 तक। मतलब चाइना ने बहुत ज़्यादा लोन्स दिए थे मालदीव्स को, और उन लोन्स के एवज में चाइना को मालदीव्स ने एक आइलैंड तो लीज़ पे दे दिया था, और ये लीज़ काफ़ी लंबी है, 2066 में ये लीज़ एक्सपायर होगी। ये जो टोटल पैसा है इस लीज़ के लिए ऑलमोस्ट 4 मिलियन लिए गए थे मालदीव्स के द्वारा चाइना से। जो टोटल साइज़ है उसमें जो आपका बिल्टअप साइज़ है वो पहले 38,000 स्क्वायर किलोमीटर था, अब ये बढ़कर ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, और बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन उस द्वीप पर चल रहा है। अभी थोड़ी देर में उस द्वीप की हम लोकेशन भी देखेंगे। कंस्ट्रक्शन इस आइलैंड पे ये दिखाता है कि चाइनीज़ के जो एक्शन है स्पार्टली आइलैंड में जैसे साउथ चाइना सी में किया था, वही चीज़ चाइना इस वक्त इंडियन ओशन में कर रहा है। चाइना जो है डिनाई करता है कि वो मिलिटराइजेशन नहीं करेगा और उसकी ऐसी कोई एम्बिशन नहीं है, बट चाइना ने फिर भी ये एक्नॉलेज किया कि हाँ उसका एक मिलिट्री बेस इस आइलैंड पे क्रिएट किया जा रहा है, और वो ये कहता है कि उसके पास एक सोवरेन राइट है, नेचुरल राइट है एक सोवरेन नेशन के रूप में कि वो अपने डीप एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो प्रोटेक्शन के नाम पर चाइना जो है वहाँ पर नेवल बेस बना रहा है। तो अब नेवल बेस बनाना क्या इंडिया के लिए थ्रेट है? तो ये आपके जो एनालिस्ट हैं ये कहते हैं कि एक ऐसे आइलैंड पे नेवल बेस बनाना जो इंडिया के बहुत ज़्यादा क्लोज है, इससे क्या होगा कि इंडिया में जो आपकी एक बैलेंस है, बैलेंस ऑफ आपका जो एक बैलेंस डेलिकेट बैलेंस मेंटेन्ड है वो कहीं ना कहीं हर्ट होगा। ये इंडिया को दो तरीके से हार्म कर सकता है। पहली चीज़, इंडिया जो आसपास की कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन में उनको अपनी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर मानता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मालदीव्स की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो इंडिया का मानना है कि ये कंट्रीज़ इंडिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में फॉल करती हैं, और इनके साथ इंडिया ने हमेशा फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर चाइनीज़ बेस बन जाता है तो इससे ये जो हमारी स्टेटस क्वो की पोजीशन थी, क्योंकि अभी तक इंडियन ओशन में इंडिया सबसे डोमिनेंट कंट्री थी, सबसे बड़ी कंट्री थी, और उसी के पास ऐसी कैपेसिटी थी जो आसपास के एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम है, पायरेसी है, तो इंडिया उस पायरेसी के थ्रेट को आसानी से मीट कर सकती थी। अब चाइना का बेस बनने से ये जो एक स्टेटस क्वो की पोजीशन थी वो थ्रेटन हो जाती है। दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि जोग्राफिकली फेदो आइलैंड इंडिया के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, और इससे हमारी सिक्योरिटी पे और मूवमेंट इन इंडियन ओशन पे खतरा आता है। चाइनीज़ का मिलिट्री बेस इंडिया से केवल 900 जो आपका किलोमीटर अवे रह जाएगा मिनिकॉय आइलैंड से, जो हमारी यूटी में लाई करता है, और 1000 किलोमीटर रह जाएगा इंडिया के मेनलैंड से। तो वहाँ से अगर चाइना चाहे तो आसानी से कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली जो है चाइना इंडिया को ऑब्जर्व कर पाएगा। इसीलिए चाइना के ये जो आउटपोस्ट हैं इनसे चाइना आसानी से हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा कलेक्ट कर सकता है, हमारी सब सरफेस ऑपरेशंस को ट्रैक कर सकता है, हमारी सबमरीन्स एक्सेट्रा को ट्रैक कर सकता है।
ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक रूट है और एसएमएस शिपिंग वेसल्स जो है इस रूट से कंटिन्यूसली आते जाते रहते हैं। स्पेसिफिकली जो भी हम वेस्ट इंडिया से ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे एशिया से जो शिप्स हैं इस रूट को फॉलो करते हुए इंडिया आते हैं, तो उनको भी काफ़ी बुलिंग का खतरा हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट के वक्त। मिलिट्री बेस अगर मालदीव्स में होगा तो इससे जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस है वो चाइना की तरफ टिल्ट कर जाएगा। करंटली इंडिया के पास कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है इस एरिया में, और इंडिया ने सिर्फ आउटपोस्ट इस्टेब्लिश की हैं और सर्विलेंस सिस्टम इस्टेब्लिश किया है सिसिलीज में, मेडागास्कर में और मॉरिशस में। उसके अलावा इंडिया ऑलरेडी जो है इंक्रीज चाइनीज़ हॉस्टिलिटी फेस कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में, जहां पर इंडियन ओशन रीजन में चाइना रेगुलरली UAVs मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को सेंड करता रहता है, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को सेंड करता रहता है मैपिंग के लिए और वाटर बॉडी को सही से ट्रेस करने के लिए। इसी तरह से अगर 35वीं जो फ्लीट आ जाती है चाइनीज़ नेवी की इस इंडियन ओशन के एरिया में, जो कि स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे हमारी वरीज काफ़ी बढ़ जाएंगी। अब हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी देख लेते हैं क्या है। ये थ्योरी कहती है कि चाइना जो है एक नेटवर्क बनाना चाहेगा अपने मिलिट्री और कमर्शियल फैसिलिटीज़ का इंडिया के आसपास, जिससे कि इंडिया को चारों ओर से चाइना घेर ले, और ऑलरेडी ये आप एक्शन में होता हुआ देख रहे हैं। देखिए इंडिया यहाँ पर है, मालदीव्स इधर है, मालदीव्स में इसका मिलिट्री बेस हो गया। फिर आप श्रीलंका में इंडिया चाइना का जो है स्ट्रैटेजिक पोर्ट श्रीलंका ने डेवलप किया हुआ है। नेपाल में ऑलरेडी जो है नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के साथ बीजिंग की काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, तो अगेन नेपाल भी इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ चुका है। पाकिस्तान ऑलरेडी इसका बहुत बड़ा दोस्त है, तो चारों तरफ से अब इंडिया एक तरह से घेर दिया गया है चाइना के द्वारा, तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया की सिक्योरिटी पर स्ट्रैटेजिक थ्रेट आता है। चाइना की गवर्नमेंट काफ़ी ज़ोर दे करके इस स्ट्रैटेजी को डिनाई करती है कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती, बट उसके एक्शंस कुछ और दिखाते हैं। बीजिंग के पास बहुत सारे एक्सेस होते हैं इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में, जैसे कि म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, जिबूती हो गया। अगर आप अफ्रीका से लेकर के और पूरा इंडियन ओशन की बात करें, जिबूती से बिगिन होता है, बीच में आपका जो है मालदीव्स आ गया, फिर श्रीलंका आ गया, फिर आपका जो है नेपाल आ गया, म्यांमार आ गया, फिर आपका पाकिस्तान आ गया। तो ये सारा आप देखिए इंडिया को पूरी तरह से चाइना घेरने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा मल्टी प्रोंग्ड इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक हम लोगों के लिए खतरा है। म्यांमार में चाइना ने जो है कायापुक पोर्ट के ऊपर जो है कंट्रोल किया हुआ है, और उसके साथ साथ वहाँ की मैरीटाइम फैसिलिटी को चाइना देखता है। इसी तरह से चाइना ने नेवल इंटेलिजेंस यूनिट बना रखी है कोको आइलैंड्स के पास, जो कि अंडमान निकोबार के पास लाई करता है। श्रीलंका में चाइना की कंपनी ने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया हुआ है गवर्नमेंट की डील के अनुसार। न्यू दिल्ली को ये डर है कि ये पोर्ट इवेंचुअली बीजिंग के द्वारा हमारी सबमरीन्स को गिराने के लिए, डुबाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह के फियर्स को हम शेयर करते हैं बाकी पोर्ट्स की वजह से। फॉर एग्जांपल ग्वादर पोर्ट है आपका पाकिस्तान में, जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है CPCE के अंदर। इतने सारे पोर्ट अगर इतनी कंट्रीज़ में हो जाएंगे जो काफ़ी इंडिया के पास हैं, उससे चाइना के पास जो है काफ़ी ज़्यादा बिना किसी आउटपोस्ट को बनाए हुए एक्सेस मिल जाता है इंडिया की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने का और इंडिया के ऊपर स्ट्रैटेजिक अटैक लॉन्च करने का। इंडियन ओशन एक पोटेंशियल जो है नया थिएटर बन सकता है इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ऑलरेडी इंडिया और चाइना जो है एंगेज्ड है हिमालयाज़ में, लद्दाख के पास जो पोंगोंग सो लेक गई थी वहाँ पे, और सिक्किम में भी ये दोनों एंगेज्ड हैं। ऐसे में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के होने से बहुत ज़्यादा इंडिया की सिक्योरिटी पे खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमारा हिमालय से मूव करके और आपके इंडियन ओशन तक मूव कर सकता है, हिमालय से निकल के इंडियन ओशन तक मूव कर सकता है। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा और इंडिया को बहुत अच्छे से स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि चाइनीज़ एग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस का ये वाला आर्टिकल हमें पढ़ना है, रिफॉर्म्स द फार्मर्स नीड्स। तो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो फार्मर्स को चाहिए जिससे कि फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जा सके। पिछले हफ्ते निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन गवर्नमेंट के इंटेंशंस को क्लियर किया था कि गवर्नमेंट एक सेंट्रल लॉ लेकर के आएगा जिससे कि APMC के जो लाइसेंसेस हैं उनको जो है उनमें लाइसेंसिंग को सही करके और कहीं ना कहीं एग्री मार्केटिंग को पुश किया जा सके। ये डिसीजन जहाँ पे सेंट्रल लॉ को पुश किया जाएगा, ये इससे जो है काफ़ी ज़्यादा पार्शियल और अनइवन रिफॉर्म्स जो बाकी स्टेट्स में किए गए हैं वो एंड हो पाएंगे और यूनिफॉर्मिटी आ सकती है रिफॉर्म्स की।
बट अपने आप को हेस्ट में अगर हम पिछली चीज़ों को, इमारतों को ढा दें, और अगर हम ढाने की जल्दी करते हैं तो उनमें से जो हमें कुछ अच्छे एडवांटेज मिल रहे थे उनको भी हम लूज़ कर देंगे। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ऑन ग्राउंड एग्रीकल्चर मार्केट केवल एपीएमसी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर एपीएमसी की रीच ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें इस वक्त जहाँ पे इंडियन फार्मर्स को ये वक्त जो है वाटरशेड मूवमेंट के रूप में देखा जा रहा है, जिसके थ्रू इनको लीगल रिफॉर्म्स दे करके हम मिडिल मैन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं। हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से फार्मर सेल करता है, और हम मंडीज़ को जो कहीं ना कहीं डिसएंगेज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कॉम्पिटिटिव रेट पे फार्मर अपनी प्रोड्यूस को किसी भी प्रोड्यूसर तक सेल कर सके। डोमिनेंट नैरेटिव ये है कि फार्मर्स जो है उनको फोर्स किया जाता है कि वो एपीएमसी ट्रेडर को ही अपना माल बेचें, बट रियलिटी काफ़ी इससे दूर है। रियलिटी में मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स, स्पेशली जो स्मॉल और मार्जिनल कल्टिवेटर्स होते हैं, वो अपनी प्रोड्यूस को स्मॉल स्केल और अनलाइसेंस्ड ट्रेडर के पास सेल करते हैं, और इनको जो है मार्केट यार्ड्स में ही इस तरह के एक्सचेंजेस होते हैं। पर अगर फार्मर्स के ऊपर जो है लॉ बना दी जाती है कि उनको एपीएमसी मंडी में ही सेल करना है, तो फिर वो एपीएमसी मंडी के बाहर कैसे सेल करते हैं? तो इसके लिए आपको जो है आंसर ये है कि इंडिया के अंदर इतनी मंडी नहीं है कि फार्मर अपनी प्रोड्यूस को मंडी तक ला करके सेल कर सके। पिछले कई दशकों से ज़्यादातर स्टेट्स ने ये कोशिश की थी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वायबल तो क्रिएट हो, बट बहुत ज़्यादा क्रिएशन नहीं हो पाया था। 2017 में डबलिंग द फार्मर्स इनकम की रिपोर्ट ने ये एस्टिमेट किया था कि 6,676 प्रिंसिपल और सब मार्केट यार्ड्स एपीएमसी के अंडर ऑलरेडी लाइसेंस हैं। उसके अलावा इंडिया को 3500 एडिशनल होलसेल मार्केट चाहिए, और 23,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट, जिनको हम गांव में हाट बोलते हैं, वो भी आपको जो है क्रिएट करने होंगे। और ये दिखाता है कि हमारे यहाँ एपीएमसी की और एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो ऐसे में अगर हम नया एलोकेशन करते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, इससे एक इकोसिस्टम हम डेवलप कर पाएंगे जो कि रिमोट रीजन्स तक भी सेलिंग कर सकता है। पर इसके लिए हमें अच्छे से प्लानिंग करनी होगी कि रिमोट रीजन्स में भी हम एग्री मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड कर पाएँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पास की तरह ये प्रोसेस टॉप बॉटम नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए, बल्कि बॉटम अप होना चाहिए, जहाँ पर हम फार्मर से उनके इनपुट लें, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन से उनके इनपुट्स लें, और उस बेसिस पर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग को और एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। एपीएमसी मंडी एग्जिस्ट करती हैं और वो खुद को एक डोमिनेंट मार्केट प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश कर चुकी हैं। मंडी कमेटी स्पेशली जो है उन्होंने सब कुछ किया है जिससे कि वो कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकें। लाइसेंस एक नए एंट्रेंट के लिए, एक नए जो है सेलर के लिए लाइसेंस ऑब्टेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर उसके लिए प्रूव होता है, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली अफेयर भी है। यहाँ पर हम रेगुलेटरी रिफॉर्म्स ला करके और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि नए बायर्स की एंट्री को हम एनेबल कर सकें एपीएमसी के अंडर, जिससे कि कंपटीशन बढ़ जाए। कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो अपने आप एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। किसी भी स्टेट ने इस मामले में कोई भी कार्य नहीं किया है जहाँ पर उन्होंने एपीएमसी को रिफॉर्म करके और एंट्री वगैरह जो नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया हो, जिससे कि नए जो सेलर बायर्स हैं वो एपीएमसी मार्केट्स में, मंडीज़ में आ सकें। दूसरी चीज़ क्या है कि कंप्लीट अगर हम डीरेगुलेशन कर देते हैं एपीएमसीज़ का, तो बिहार का एग्जाम्पल दिखाता है कि वो भी फ़ायदे में नहीं होगा। बिहार ने 2006 में एपीएमसी एक्ट को पूरी तरह से रिपील कर दिया था, और इसने जो है नेसेसरली एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाया। जब बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट भी हो गई थी, तब भी बहुत कम अपटेक हुआ था डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में फॉर्मल प्लेयर्स के द्वारा, और कॉरपोरेशंस जो है मेज़ मार्केट में एंटर हुई थी एक बड़े तरीके से, पर उन्होंने जो है काफ़ी बड़े ट्रेडर्स को चूज़ किया था, एग्रीगेटर्स को चूज़ किया था, और सिंपल जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के साथ डीलिंग करने की कोशिश नहीं की थी। ज़्यादातर फार्मर्स आज भी अपने विलेज के जो एक आपके विलेज में जो बायर्स होते हैं उनको सेल करते हैं, और हाट्स वगैरह में सेलिंग करते हैं। तो जहाँ पर प्राइवेट मार्केट इमर्ज हो चुके हैं हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए, स्पेशली अगर आप बात करें वेजिटेबल की और फ्रूट्स वगैरह की, तो वहाँ पे बहुत सारे लोकल मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं। इनको जो है लोकल ट्रेडर्स रन कराते हैं और कमीशन एजेंट्स रन कराते हैं।
बट अक्रॉस सिस्टम अगर आप देखेंगे तो ट्रेडर्स ने हमेशा कंप्लेन की है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिटीरियोरेट किया है। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि हम रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेकर के आएँ, जैसे कि मध्य प्रदेश और कर्नाटका ने किया था। मध्य प्रदेश और कर्नाटका ने एपीएमसी में रिफॉर्म्स किए थे और इनको जो है अर्ली बर्ड एडवांटेज मिला था। फॉर एग्जाम्पल, जब एमपी ने आईटीसी को एक लाइसेंस ग्रांट किया था प्रोक्योरमेंट हब्स के लिए मंडी यार्ड्स के बियॉन्ड, उससे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि उनका जो कंपटीशन है वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिया था। वहाँ पे वेइंग मशीन्स के होने की वजह से, क्विक पेमेंट्स के होने की वजह से मंडीज़ को जो है अपग्रेड करनी पड़ी, वेइंग मशीन्स और पेमेंट की पॉलिसी भी अपनी अपडेट करनी पड़ी थी, नहीं तो सब लोग जाकर के सीधे आईटीसी में ही बेचते थे। तो इसी तरह से अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आ जाता है या पीपीपी मॉडल में जो है काम होता है तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और ज़्यादा जो है कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। इस स्टडी से हम ये की लेसन ड्रॉ कर सकते हैं कि प्रोक्योर करना और कॉन्ट्रैक्ट करना ये जो है रेगुलेटरी आर्किटेक्चर का हिस्सा है और इसको हमें रेगुलेट करना है, इसको हमें बिल्कुल जड़ से उखाड़ना नहीं है। यही चीज़ जो है इंटरमीडिएशन के लिए भी सही ठहरती है। हमने बहुत ज़्यादा छोटे और ट्रेडर्स की बहुत ज़्यादा डेमोनाइजेशन किया है, उनको दैत्य जैसा बना करके प्रस्तुत किया है। बट इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपीरियंस है वो ये शो करता है कि ये इसलिए एग्जिस्ट करते हैं और परसिस्ट करते हैं क्योंकि ये आसानी से जो आपके लोकल पीपल हैं उनकी डिमांड्स के लिए रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, कैश में, टाइम में, मनी में और प्लेस में। देखिए, फार्मिंग एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो ये एसेंशियल इकोनॉमी और हमारे फूड सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसीलिए इसको डिसरप्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर हम इंटरमीडिएरीज की चेंज बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हो जाएगा एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में और ये भी इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके अलावा ये जो इंटरमीडिएरीज होते हैं ये बहुत सारी फाइनेंशियल नीड्स वगैरह मीट करते हैं और काफ़ी रिस्पॉन्सिव होते हैं और यही कारण है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना है कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर इनको हम सॉल्व कर पाएँ किसी तरीके से तो हम उस तरह के रिफॉर्म्स को ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो है एक इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो आपकी जो भी आईटी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके हम जो है फार्मर्स की जो नीड्स हैं उसके रिस्पॉन्सिव अपने क्रेडिट सिस्टम को बना सकते हैं। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजिकल जो है ड्रिवन प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग करें जिससे कि फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज किया जा सके और रियल कंस्ट्रेंट्स को हटाया जा सके। फार्मर्स को अगर हम इजीली एक्सेसिबल क्रेडिट कराते हैं, इनपुट्स कराते हैं, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट कराते हैं टाइमली मैनर में और उनको अगर टाइमली बेसिस पे पेमेंट्स करते हैं तो फार्मर्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो हमें लेकर के आने होंगे। सो गाइज, आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे। कहावत है उबी जस इबी रेमेडियम, मतलब कि जहाँ पे भी एक राइट होता है वहाँ पे एक रेमेडी होती है। उबी का मतलब जहाँ, जस इबी मतलब राइट, रेमेडियम मतलब रेमेडी। तो जहाँ पे भी राइट होता है वहाँ पे रेमेडी लाई करती है। ये एक बहुत पुरानी जो है मैक्सिम है लॉ की और इसको कॉमन लॉ में काफ़ी सेंचुरीज से इंक्लूड किया गया है। इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एक प्रिंसिपल के रूप में, फाउंडेशनल प्रिंसिपल के रूप में माना था और इसे हमें आर्टिकल 32 को ग्रांट करते वक्त इस प्रिंसिपल को समझते हुए आर्टिकल 32 ग्रांट किया गया था। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो एक सेट ऑफ रिट्स जो है इशू कर सकती है जिससे कि जो राइट्स अगर हमारे किसी भी हमारे फंडामेंटल राइट का अगर हनन हुआ है तो वो राइट एनफोर्स किया जा सके। पिछले 4 दशकों में जो रेमेडियल मूवमेंट्स हैं राइट के लिए, उनमें काफ़ी ज़्यादा वाइडनिंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स दिए थे जहाँ पर बहुत सारे राइट्स को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में डाला गया है। फॉर एग्जांपल, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड प्राइवेसी, ये सारे जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा वाइडन किए गए फंडामेंटल राइट्स हैं। अब अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट की हिस्ट्री हमेशा जो है पॉजिटिव ही रही है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस आए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गलत और कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स दिए हैं। इसी तरह का एक जजमेंट है जो 11 मई को दिया गया था, जहां पे फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो एक केस था, इस केस का नाम होगा FMP वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। तो ये केस आपके लिए क्लासिकल केस होगा, आप आगे भी आप इसको देखेंगे। ये एक
बहुत बड़े केसेस में आगे शुमार होगा। तो ये एक केस था जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये तो एक्सेप्ट किया कि फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, बट कोई रेमेडी जो है लोगों को नहीं दी थी। जजमेंट जो है इन लाइन्स से बिगिन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, आप इनको कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। जब भी आप एफएम की पी को जो है कोट कर रहे हैं, तब आप इन लाइन्स को भी कोट कर सकते हैं। वहाँ पे ये कहा गया था, अगेन दिस कोर्ट इज कॉल्ड टू एड्रेस अपॉन ए वेरी इंपॉर्टेंट बट सेंसिटिव इशू। मतलब दोबारा इस कोर्ट को बुलाया गया है जिससे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव इशू को एड्रेस किया जा सके। We have to ensure the national security and human rights can be reasonably and defensively balanced। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा था कि हमें ये इंश्योर करना है कि फंडामेंटल राइट और नेशनल सिक्योरिटी दोनों जो है बैलेंस किए जा सकें, और इस बैलेंस को मेंटेन करने का जो जिम्मेदारी है वो हमें सौंपी गई है। सो विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी द कोर्ट टेक्स विद अटमोस्ट सीरियसनेस। और कोर्ट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से लेता है। तो ये एक जो आपका इंट्रोडक्शन था, काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन था, काफ़ी जो है एक साहस भरने वाला इंट्रोडक्शन था। ऐसा लग रहा था कि जजमेंट कहीं ना कहीं सिटीजन्स के फेवर में जाएगा। बट जो कोर्ट की रूलिंग थी उसमें ये कहा गया कि प्रोहिबिशन जो 4G का है वो पोटेंशियली डिस्प्रोपोर्शनेट है, वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोहिबिशन है, सिटीजन्स के राइट्स को का हनन है। बट कोर्ट ने ये भी कहा कि वो कोई रेमेडी नहीं दे सकता और कोई रिट नहीं इशू कर सकता गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि इस राइट को के जो हनन है इसको अंडू किया जा सके। मतलब राइट के हमारा जो राइट का वायलेशन है इसके खिलाफ कोई भी रिट इशू नहीं की जा सकती, ऐसा कोर्ट ने रूल किया था 11 मई के अपने जजमेंट में। अब अगर हम इसके पर्पस की बात करें, क्या कितना सही है कोर्ट का ये जजमेंट, कितना पर्पसफुल था, क्या पर्पस था इस जजमेंट का, तो क्या कोर्ट इससे हासिल करना चाहती थी, क्या कोर्ट का क्या मोटिव था इस जजमेंट को देते वक्त। क्या वो अपने आप को जो है क्या कोर्ट चाहती थी कि वो जो है ये डिसाइड ना करे कि कब किस लेजिस्लेशन को हटाना है, या फिर कोर्ट जो है पार्लियामेंट के लिए डिफरेंस वो करना चाहती थी, या फिर कोर्ट जो है सोशल वेलफेयर मेशर्स को ये मतलब सोशल वेलफेयर मेशर्स और आपके जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके बीच में एक बैलेंस नहीं बना पा रही थी। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस सर्कमस्टांस में कोर्ट जो है एग्जीक्यूटिव को कॉल करेगी किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए, और किस सर्कमस्टांस में कोर्ट जो है एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर देने के लिए मना कर देगी। तो ये भी एक क्वेश्चन है जिससे कि हमें क्लियर कट पता चले कि इस एरिया में हम कोर्ट जा सकते हैं रिट को एनफोर्स कराने, और अगर ये एरिया होगा तो हम रिट का एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इस जजमेंट ने रेज़ किए हैं। इससे पहले एक और जजमेंट आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जजमेंट जनवरी में आया था, अनुराधा भसीन वाला जो जजमेंट था, जहाँ पे कोर्ट ने ये कहा था कि कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि राइट टू इंटरनेट, ये फंडामेंटल राइट है, और इसीलिए ये जजमेंट काफ़ी जो है वाइडली एक्लेम किया गया था। कोर्ट इस जजमेंट को काफ़ी अच्छा जजमेंट के रूप में सराहा गया था पूरे इंडिया के अंदर। अब इसी जजमेंट पर बिल्ड करते हुए जो आपका एफएमपी है, ये लोग जो है अनुराधा भसीन के जजमेंट के बेसिस पर कोर्ट गए थे, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया था कि राइट टू इंटरनेट आपका जो है राइट टू इंटरनेट आपका एक फंडामेंटल राइट है। अब अगर ये फंडामेंटल राइट है तो इसको हम एनफोर्स करा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत रिट को इश्यू करा के, क्योंकि अनुराधा भसीन वाले को जजमेंट में इसको राइट टू फंडामेंटल राइट एस्टैब्लिश कर दिया गया था। इसीलिए एफएमपी आर्टिकल 32 को यूज़ करके इस राइट को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट गई थी। तो उस वक्त मतलब अनुराधा भसीन के वक्त कोर्ट ने ये साफ किया था कहा था कि राइट टू फ्री स्पीच में और एक्सप्रेशन में ये होना चाहिए कि आप किसी भी मीडियम से अपना जो स्पीच है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंटरनेट भी एक मीडियम होता है जिससे कि आप अपनी स्पीच को मिलियंस ऑफ लोगों के सामने ला सकते हैं। इसीलिए राइट टू इंटरनेट भी एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आएगा, और आर्टिकल 19 के तहत राइट टू स्पीच के अंदर राइट टू इंटरनेट भी होना चाहिए। तो इसी जजमेंट के ऊपर बिल्ड करते हुए एफएमपी जो है गया था इस राइट को एनफोर्स कराने के लिए, क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशन में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इंटरनेट की स्लो स्पीड की वजह से। अब जब ये वाला क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया था कि 4G स्पीड रिस्टोर न करने से स्लो स्पीड्स की वजह से हमारा जो राइट टू ऑक्यूपेशन, जो कि एक अगेन फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कोर्ट ने ये तो एक्सेप्ट किया कि हाँ 4G का इंस्टॉलेशन ना होने की वजह से राइट टू ऑक्यूपेशन हर्ट होता है, बट अगेन कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी के फेवर में इंटरवीन करने से साफ मना कर दिया। तो
हालांकि ये जजमेंट देते वक्त एक जो प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि कभी भी जस्टिस सिस्टम में ये ज़रूरी होता है कोर्ट को कि वो अपने राइवल वर्जन्स को भी और फैक्ट्स को भी अच्छे से सुने। तो कोर्ट ने क्या किया था, ये जजमेंट सुनाते वक्त 4G का जो जजमेंट सुनाया था कोर्ट ने, उस वक्त जो है सिर्फ आपकी गवर्नमेंट है उसको इसके वर्जन को सुना था, उसके वर्जन को सही माना था, और जो राइवल वर्जन्स था FMP का उस वर्जन को नहीं सुना था। तो ये एक जजमेंट में यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, और इसीलिए इस एक्शन को जो है हम लेजिटिमेट एक्शन नहीं बोलेंगे और इस जजमेंट को हम सही जजमेंट नहीं बोलेंगे। तो नो डाउट हमेशा ये प्रॉब्लम आती है जहाँ पर कोर्ट को कुछ टफ क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं और कुछ जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती हैं उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ती है। बट हमेशा कोर्ट को एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ट्रस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम 2002 में रीथ लेक्चर्स के वक्त आपकी जो है ओ नील ने अपने ये लेक्चर बिगिन करते वक्त कहा को कन्फ्यूशियस को जो है कोट किया था, और उन्होंने ये कहा था कि कन्फ्यूशियस ने ये कहा है कि हमेशा अपने एक जो एक जो गवर्नमेंट होती है उसको 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखनी चाहिए। वो 3 चीज़ें होती हैं आपकी आर्म्स, फूड और ट्रस्ट। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई तीनों चीज़ें जो है गवर्नमेंट नहीं मेंटेन कर पाती है तो सबसे पहले वो आर्म्स को गिव अप कर सकती है, दूसरे नंबर पर वो फूड को गिव अप कर सकती है, और ट्रस्ट को लास्ट तक हमें जो है मेंटेन करना है, गार्ड करना है। गवर्नमेंट के लिए भी ट्रस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और जुडिशरी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। अगर जो है ट्रस्ट की बिलीफ, अगर जनता ये बिलीव करने लगे कि जो जुडिशरी है वो इम्पार्शियल नहीं है, और इससे क्या होगा कि ट्रस्ट इरोड हो जाएगा, और जैसे ही ट्रस्ट इरोड होता है तुरंत जो कोर्ट का एक मॉरल स्वे होता है वो टूट जाता है। कोर्ट का एक मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो तुरंत सकते में आ जाता है और कोर्ट्स मीनिंगलेस हो जाती हैं। फिर लोग कोर्ट ही नहीं जाएंगे, जब उन्हें पता है कि वहाँ से कोई न्याय नहीं मिलना है तो लोग जो है कोर्ट जाना बंद कर देंगे। इसीलिए ट्रस्ट को बिल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ट्रस्ट को बिल्ड करती हैं अपने जो है क्लियर जजमेंट्स को दे करके, ऐसे जजमेंट्स को दे करके जो एम्बिगुअस ना हो, जो विजडम बेस्ड हो, जिनको जो है फैक्चुअली प्रूव किया जा सके। प्रिंसिपल्स को हमेशा जो है तवज्जो दी जाती है पॉलिसीज़ के ऊपर, और रैंडमली कोई जजमेंट नहीं दिया जाता है। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है जो कि अमेरिकन राइटर ने काफ़ी अच्छे से दिखाई थी, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर को एक बहुत इम्पॉर्टेंस दिया गया है। वहाँ पे एक जुडिशरी का एक रोल होता है जब वो आपकी एग्जीक्यूटिव के एक्शन को लिमिट करने की कोशिश करती है। अगर जुडिशरी लिमिट नहीं करेगी एग्जीक्यूटिव के एक्शन को तो एग्जीक्यूटिव फ्री रन हो करके और हमारे राइट्स हैं उनका हनन कर सकती है। इसीलिए जुडिशरी को कभी भी अपने इस जो इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और जो राइटर्स के द्वारा, थिंकर्स के द्वारा, वो एब्डिकेट नहीं करनी चाहिए, और एक ट्रस्ट बेस्ड फैक्चुअली जो है जजमेंट्स दिए जाने चाहिए, जिससे कि जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव की ओवर रीच को कंट्रोल कर सके। सो गाइज़, आज के तीनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा एक और आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अ वायलेशन ऑफ राइट फाउंड बट नो रेमेडी गिवन। इसको और डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे।